रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी, मई 2025 में मार्केट कैप 19,23,000 करोड़, लास्ट 3 साल से ग्रो नहीं कर पा रही है। क्या है रीजन? निफ्टी ने लास्ट 3 साल में 14.4% सीआर से ग्रो किया, वहीं रिलायंस ने सिर्फ 9.7% सीआर से। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से आता है रिलायंस को, वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, जहां से 57% का रेवेन्यू आता है। अगर हम लोग कॉम्पिटिटर को कंपेयर करें आईओसी और ओएनजीसी को, तो आईओसी ने रिटर्न दिया 18% का लास्ट 3 साल में, और वहीं ओएनजीसी ने 29% का, मतलब बीट किया है निफ्टी बेंचमार्क को। मगर वहीं रिलायंस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या है रीजन? क्यों रिलायंस वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। रिलायंस क्यों नहीं बीट कर पा रहा है निफ्टी बेंचमार्क को, ये समझेंगे इस वीडियो में। रिलायंस कौन कौन से सेगमेंट में काम करता है, रिलायंस कौन कौन से सेगमेंट में काम करता है, कितना परसेंट रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से आता है, और हर एक सेगमेंट में कौन कौन कॉम्पिटिटर है जो रिलायंस को टक्कर दे रहे हैं, और रिलायंस क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, जो शेयर प्राइस है वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रही है। अब क्या रिलायंस वो कंपनी बन सकती है जिसकी वैल्यूएशन यहां से 5 टाइम बढ़ के हो जाए 100 लाख करोड़? क्यों? जो आज वैल्यूएशन है वो 19,23,000 करोड़ है। हम लोग समझेंगे इस वीडियो में रिलायंस के फ्यूचर एक्सपेक्ट को भी, कि रिलायंस फ्यूचर में कहां का इन्वेस्टमेंट कर रही है और क्या हो सकता है फ्यूचर में रिलायंस का प्राइस। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर हूं और मेंटर हूं। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अब रिलायंस की स्थापना की श्री धीरूभाई अंबानी जी ने 1966 में, और आज मुकेश अंबानी जी उसके चेयरमैन है और वो बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब देखते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कहां से आता है रिलायंस को। तो देखें तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो इनका रिफाइनरी का बिजनेस है, वहां से 57% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। रिटेल सेगमेंट से 23% का रेवेन्यू आता है। डिजिटल सर्विसेज बिजनेस से, जियो से 11% का रेवेन्यू आता है। ऑयल एंड गैस बिजनेस से 1% का रेवेन्यू आता है। मीडिया और इंटरटेनमेंट बिजनेस में भी काम करते हैं, मगर वहां से कोई रेवेन्यू स्पेसिफाई नहीं की गई है। अब कंपनी में डेब्ट की बात करें तो आज भी कंपनी पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3,69,000 करोड़ का। अब देखें तो 50% से ज्यादा जो स्टेक है वो अंबानी फैमिली के पास है, मतलब जो ओनरशिप है, ओनरशिप कंट्रोल आज भी रिलायंस इंडस्ट्री की वो अंबानी फैमिली रखती है। अब बात करते हैं हम लोग एक एक बिजनेस सेगमेंट की, कि किस बिजनेस से क्या रेवेन्यू आता है और उस बिजनेस में वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। अब देखें तो 57% का जो रेवेन्यू है वो आता है ऑयल एंड केमिकल बिजनेस से, और यहां पे देखें तो वो ऑयल एंड केमिकल रिफाइन करने के साथ साथ ही उसके जो बाय प्रोडक्ट है जैसे पॉलिस्टर, वो सब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल से। अब देखें तो जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लोकेटेड है जामनगर में, हजीरा में, दहेज, वडोदरा और भी अलग अलग जगह। मगर एक जामनगर जो उनकी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां पे 14 लाख बैरल पर डे वो रिफाइन कर सकते हैं, जो ग्लोबली एक सिंगल लार्जेस्ट सिंगल एक रिफाइनरी है, जितना जहां पे इतना क्रूड ऑयल एक साथ रिफाइन किया जा सकता है। अब कंपनी को रिटेल सेगमेंट से आता है 23% का रेवेन्यू। अब रिलायंस रिटेल लार्जेस्ट रिटेल आउटलेट है भारत में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रोसरी, फार्मा, हर चीज वो सेल कर रहा है। 15,200 रिटेल आउटलेट है और 19 करोड़ कस्टमर है इस सेगमेंट में। अब स्टोर ब्रांड की बात करें तो रिलायंस फ्रेश, डिजिटल, स्मार्ट, जियो आउटलेट, ये सब अलग अलग सेगमेंट है। रिलायंस डिजिटल, अजियो, अर्बन लैडर, ये सब कमर्शियल प्लेटफॉर्म है। जियो मार्ट, और अभी इन्होंने एक्विजिशन भी किया, जैसे डुंजो का, मनीष मल्होत्रा, क्लोविया, मिल्क बास्केट, ये सब का भी एक्विजिशन किया रिलायंस रिटेल ने। अब रिलायंस रिटेल का एक्सपेंशन की बात करें तो 7 स्टोर हर दिन उन्होंने ओपन किए, और आज 15,000 से ज्यादा स्टोर वो ओन करते हैं भारत में। अब डिजिटल सर्विसेज से क्या बिजनेस आता है, तो जियो से रिलायंस को 11% का रेवेन्यू आता है, और आज कंपनी के पास 48 करोड़ कस्टमर है इस सेगमेंट में। मार्केट शेयर आज 50% है जियो की। अब देखें तो 10% जो ग्लोबल मोबाइल डेटा कंज्यूम किया था 2021 में जियो ने, बहुत बड़ा ये बेंचमार्क है। ब्रॉडबैंड की बात करें तो कंपनी इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर कंपनी है। 50% का मार्केट शेयर है, और 2 साल में उन्होंने लॉन्च करते ही 2 साल में अचीव किया है। अब देखो तो जियो प्लेटफॉर्म के में 67% कंपनी का स्टेक है, और बाकी रिलायंस के मेजर बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया, जैसे मेटा, फेसबुक, गूगल, केकेआर, विस्टा इक्विटी, ये सब ने जियो में स्टेक बाय किए हैं। और एक चौथा सेगमेंट है ऑयल एंड गैस, जहां से कंपनी को 1% का रेवेन्यू आता है। तो हम लोग ने अब तक ये देखा कि कंपनी को रेवेन्यू कहां से आता है, और अब हम समझने वाले हैं ऑयल एंड केमिकल बिजनेस को, उसके बाद रिटेल बिजनेस को,
फिर रिलायंस जियो के बिजनेस को, यहां पे कॉम्पिटिटर क्या क्या है और किस तरीके से कंपनी ग्रो हो रही है। मतलब ये वीडियो बड़ा हो सकता है मगर आपको इतना नॉलेज देगा कि आप ये सोचोगे कि रिलायंस के हर एक चीज रिलायंस के बारे में आपको पता है। अब बात करते हैं रिलायंस के ऑयल एंड केमिकल बिजनेस के बारे में। अब देखें तो भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है इनके पास, और वहीं देखें तो वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसकी कैपेसिटी 14 लाख लीटर पर डे वो रिफाइन कर सकते हैं। पूरी दुनिया का 5% जो क्रूड ऑयल है यही रिफाइन करती है जामनगर की जो इनकी फैक्ट्री है। अब देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है यहां पे रिलायंस के रेवेन्यू में 60% करता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस, और प्रॉफिट में 40% का करता है, क्योंकि यहां पे जो मार्जिन है वो बहुत कम है। अब ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें तो जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम में यहां पे टाई अप किया, और अब देखें तो हमको जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बहुत जगह पेट्रोल पंप पे हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम लोग ने बात की कि जामनगर जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसकी कैपेसिटी 14 लाख बैरल पर डे है, वो रिफाइन करने की कैपेसिटी, जो पूरे ग्लोबल में सबसे बड़ा रिफाइनरी है और सबसे चीप है, और हाई वैल्यू फ्यूल ये रिफाइन करते हैं, मतलब सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं। और हम लोग बात करें पूरी दुनिया की तो 5% डिमांड ये फुलफिल करते हैं यूरोप और एशिया का। पेट्रोकेमिकल भी एक्सपांशन है यहाँ पे, जो पेट्रोकेमिकल से जो वेस्ट निकलते हैं उसको भी यूटिलाइज करते हैं। पीवीसी प्लांट है यूएई में, ज्वाइंट वेंचर किया है इन्होंने। पूरी दुनिया में प्लास्टिक की डिमांड बढ़ रही है पैकेजिंग के लिए, और बाय डिफॉल्ट का फायदा रिलायंस को मिलेगा क्योंकि जो प्लास्टिक और बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का। अभी तक जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम जो पार्टनरशिप की है 1600 उन्होंने ओपन किए हैं पेट्रोल पंप, और उनका टारगेट है 5500 पेट्रोल पंप ओपन करने का। ईवी जो है उसका भी जो पुश कर रहे हैं ईवी को, उसका ही फायदा बाय डिफॉल्ट चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रा यहां पे लगेगा रिलायंस को मिलने वाला है। कार्बन रिसाइकल एंड ग्रीन एंटिमिटीज, तो यहां पे भी एक बड़ा 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस ने। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर की, तो सऊदी अरामको जो वर्ल्ड में सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन करता है क्रूड का, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो डोमिनेट करता है फ्यूल और रिटेल लोअर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सिटी को, जीएईएल गेल जिन्होंने स्ट्रॉन्ग गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया हुआ है जो एक कंपटीशन देते हैं रिलायंस को, बीएएसएफ जो ग्लोबल स्पेशलाइज है केमिकल और लीडर है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट यूरोप में है, बीएसएफ जो केमिकल्स है वो प्रोवाइड करता है, तो वो भी रिलायंस को कहीं ना कहीं कंपटीशन देते हैं। अभी ऑयल टू केमिकल बिजनेस में चैलेंजेस क्या है रिलायंस के लिए, तो वॉलेटिलिटी है क्रूड ऑयल प्राइसेस की, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उससे जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है ऊपर नीचे हो रही है, जिससे मार्जिन इफेक्ट होता है रिलायंस का, और जो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है जो कंट्रीब्यूट करता है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस करता है। इसकी वजह से इनके अगर मार्जिन में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो रिलायंस के प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो रिलायंस का मार्जिन है वो 10% से ग्रो हुआ है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ 2.7% से ग्रो हुआ है, और इसलिए शेयर प्राइस में हमको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन देखने नहीं मिला है। सबसे पहली बात एक रिस्क होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, दूसरा है जो ग्लोबल है वो शिफ्ट हो रहा है ईवी की तरफ, और इसका भी इंपैक्ट है वो धीरे धीरे हमको एक रिलायंस में देखने मिलेगा। जो ईवी का थ्रेट है, जो ये भी जो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है धीरे धीरे कम होगी, इसका भी एक प्रेशर रिलायंस के ऊपर, और रिलायंस अपने आप को तेजी से जैसे बदलना चाहता है। अभी ग्रीन ट्रांसमिशन, तो इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और रिलायंस ने किया है 10 बिलियन का 2030 तक, जहां से एक रेवेन्यू निकल के आया, मगर अब तक जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ उसका कोई रिटर्न आना नहीं चालू है, जिसकी वजह से रिलायंस पे एक प्रेशर है। फ्यूचर ऑयल टू केमिकल बिजनेस का कैसा हो सकता है रिलायंस का, अगर चीजें सामान्य होती हैं और यहां से अगर उनको हाई मार्जिन मिलता है केमिकल में, बैटरीज में, तो अच्छी चीज हो सकती है। ग्रीन हाइड्रो के लिए जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है 100 गीगावाट का 2030 तक प्रोडक्शन होगा, तो ये भी एक रिलायंस के लिए अच्छी चीज होगी और पुश करेगा। सऊदी अरामको के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस में ये 20% स्टेक लेंगे, और ये थोड़ा डिले हुआ है 2025 तक, तो ये रिलायंस के लिए एक फायदे की चीज हो सकती है। अब तक हम लोग ने देखा कि रिलायंस में ऑयल टू केमिकल बिजनेस किस तरीके से रन हो रहा है और यहां पे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम पार्ट 2 में देखेंगे कि जो रिलायंस रिटेल है वो किस तरह से कंपटीशन क्रिएट कर रहा है डीमार्ट के लिए, वहां पे कौन बैटल जीत रहा है, वेस्ट साइड के लिए, टाटा के अलग अलग कंपनीज के लिए, तो हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ले। नमस्कार, धन्यवाद।